हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जून में आपका एग्जाम है 30 को। हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स टू एनालाइज सोशल एक्शंस। सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के लिए प्रतिमान चर पैटर्न वेरिएबल की अवधारणा किसने तैयार की है? ऑप्शन टैलकट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन, किंग्सले डेविस, बिलमर्ट मूर। आंसर टैलकट पार्सन। टैलकट पार्सन ने सोशल एक्शन को समझाने के लिए पैटर्न वेरिएबल दिए हैं जो कि 5 जोड़े में हैं। कि जब भी कोई सोशल एक्शन होता है उससे संबंधित 5 तरह की सिचुएशंस होती हैं जो एक्टर उसको चुनता है, उस समय उसको चुन के व्यवहार करता है, उस सामाजिक स्थिति के अनुसार वो व्यवहार का चुनाव करता है। वो कौन कौन सी हैं? पहली अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी जो कि भावना से संबंधित, जैसे माँ और बच्चे का रिलेशन होता है जो उसके प्रति भावना होती है, तो इसमें अफेक्टिव न्यूट्रलिटी में तटस्थ रहना, मतलब जैसे एक जो जज होता है वो निर्णय देता है। सेल्फ ओरिएंटेशन सेकंड। सेल्फ ओरिएंटेशन, कलेक्टिव ओरिएंटेशन। सेल्फ ओरिएंटेशन में जब अपने बारे में सोचना, अपने अपने बारे में सोच के कार्य करना। कलेक्टिव, समूह के बारे में सोच के कार्य करना। थर्ड है यूनिवर्सल, सभी के लिए नियम एक जैसे होते हैं। जैसे आप एग्जाम देते हैं, सभी के लिए नियम एक जैसे होना। पर्टिकुलर मतलब किसी अपने के लिए सोचना, जैसे किसी अपने रिश्तेदार को जॉब देना। फोर्थ है अचीवमेंट अस्क्रिप्शन। अचीवमेंट जब अपनी मेहनत के द्वारा उस पद को प्राप्त कर लेना, ऑफिसर लगना। अस्क्रिप्शन वो उसको बाय बर्थ मिल जाना, कि वो रिच फैमिली में, अच्छी फैमिली में उसका जन्म होना। फिफ्थ है स्पेसिफिसिटी डिफ्यूजननेस। स्पेसिफिसिटी होता है जिसमें सीमित संबंध होते हैं, जो स्पष्टता होती है। जैसे डॉक्टर और मरीज का जो संबंध होता है सीमित होता है और स्पष्टता होती है। डिफ्यूजननेस जैसे ये बहुत व्यापक होता है। जैसे पिता का बेटे से साथ संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है उनमें व्यापकता होती है, बहुआयामी संबंध होता है। ये है पैटर्न वेरिएबल के 5 जो जोड़े जो टैलकट पार्सन ने दिया है सोशल एक्शन को समझाने के लिए। एथनोमेथोडोलॉजी एज ए पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी वाज फाउंडेड बाय। समाजशास्त्र में एक परिप्रेक्ष्य के रूप में निर्जातीय पद्धति शास्त्र एथनोमेथोडोलॉजी की स्थापना किसने की है? ऑप्शन 1 है अल्फ्रेड शुल्ट्ज, हैरोल्ड गारफिंकल, एविंग गॉफमैन, जॉर्ज हॉमंड्स। आंसर इसका सेकंड है हैरोल्ड गारफिंकल। हैरोल्ड गारफिंकल ने 1967 में स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी ये लिखी, वर्क किया इन्होंने, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। इसमें एक दृष्टिकोण दिया कि कैसे लोग सोशल रियलिटी का निर्माण करते हैं कॉमन सेंस मेथड का यूज़ करके। जो रोज़मर्रा की जो उनका जो जीवन है उसमें वो कैसे सोशल ऑर्डर को बनाए रखते हैं। एवरीडे जो उनका दैनिक जीवन में सामाजिक वास्तविकता का निर्माण होता है वो कैसे, किन तरीकों से बनाए रखते हैं, किन तरीकों से वो कौन सी कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं जिससे सोशल रियलिटी बनती है उनकी डेली लाइफ में। उसको समझने के लिए इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी का कंसेप्ट दिया। और कुछ जो इनके जो एथनोमेथोडोलॉजी बनती है, कैसे सोशल रियलिटी का निर्माण होता है, उससे संबंधित जो की कंसेप्ट हैं। इंडेक्सिकलिटी, जो जो व्यवहार हो रहा है वो किससे संदर्भ में है, किस कथन के संदर्भ में। जैसे कोई टीचर कहती है कम हियर, वो कम हियर का मतलब उस समय जहाँ पर वो टीचर खड़ी है वो उसी उससे संबंधित है। इंडेक्सिकलिटी उस कथन, वो जो कथन है वो उससे संबंधित है। रिफ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कोई ऑफिशियल कैसे आरोप लगा देना कि वो अपराधी है, तो उसका उससे सोशल जो है रियलिटी का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्ट होती है। अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को उचित ठहराने के लिए अपनी सफाई देना, कि जैसे मैं लेट आया तो क्यों, जैसे स्टूडेंट लेट आया तो वो बताता है कि मैं क्यों लेट आया, क्योंकि बस लेट हो गई थी। तो अकाउंटेबिलिटी। डॉक्यूमेंट्री मेथड, डॉक्यूमेंट्री मेथड में जैसे छोटे छोटे जो अर्थ है, छोटे छोटे अर्थ हैं उससे एक पैटर्न निकाल लेना, कि जैसे स्टूडेंट क्लास में काफ़ी काफ़ी टाइम वो अब्सेंट रहता है, बहुत बार वो अब्सेंट रहता है, तो टीचर अज्यूम कर लेती है कि वो स्टडी के प्रति सीरियस नहीं है। एक डॉक्यूमेंट्री मेथड है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, पहले जो नियम हैं, जो समाज की संरचना में बने हुए नियम हैं, पहले उनको तोड़ना, फिर उसको देखना। जैसे कोई जैसे लड़के, जैसे कोई बच्चे
घर में ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो अजनबी हैं, अजनबी की तरह घर के सदस्यों के साथ बिहेव करते हैं, तो जो सदस्य हैं वो तनाव की स्थिति में आते हैं। तो जो समाज की, जो उस परिवार की संरचना है उसमें विघ्न पड़ता है। ये है एथनोमेथोडोलॉजी, जो कि इससे इसके की कंसेप्ट हैं। इसकी डिटेल में वीडियो भी ला दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट्स ऑफ हैबिचुअल एंड कल्चरल कैपिटल आर एसोसिएटेड विद। हैबिटस और कल्चरल कैपिटल की अवधारणाएं किससे जुड़ी हुई हैं? मिशेल फुको, पीरे बोर्दू, जॉक्स डेरिडा, जीन बॉड्रिलार्ड। आंसर सेकंड है पीरे बोर्दू। पीरे बोर्दू ने हैबिटस और कल्चरल कैपिटल की ये अवधारणाएं दी हैं कि जो समाज में असमानता होती है, शिक्षा और सोशल रिप्रोडक्शन को समझाने के लिए इन्होंने हैबिटस और कल्चरल कैपिटल की अवधारणा दी है। जो हैबिटस होता है वो हमारी रुचि, सोचने समझने का तरीका, हमारा व्यवहार, प्रवृत्ति जो होती है वो हैबिटस होता है। जैसे जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, समुदाय से सीखते हैं, उस इन्वायरमेंट से सीखते हैं जहाँ पे रहते हैं, और उसके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस बन जाता है वो क्या है? हैबिटस। जैसे एक लड़का ए और दूसरा है बी, इसका ये एक ऐसी फैमिली, उच्च मध्य वर्गीय परिवार में इसका जन्म होता है। वहाँ इसके मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, जो पढ़ने के लिए किताबें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इसके पास इस खुद का संग्रहालय है। और जो बी है वो श्रमिक वर्ग का है, श्रमिक वर्ग का बच्चा है और उसके पास मनोरंजन के साधन अलग है। तो इन इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो हैबिटस के रूप में होगा। जो इन दोनों के बीच में अंतर आएगा वो हैबिटस का परिणाम होगा, हैबिटस होगा। तो और इनकी जो भाषा, जो उच्च वर्ग वाला है, इसकी जो भाषा, शिक्षा, संस्कृति होगी वो उसमें उसकी दक्षता होगी और यही कल्चरल कैपिटल कहलाएगा। सांस्कृतिक ज्ञान, कौशल, भाषा, शिक्षा, उसकी जो दक्षता है वो उसका कल्चरल कैपिटल कहलाएगा, जो व्यक्ति को समाज में विशेष लाभ और प्रतिष्ठा दिलाती है। और ये इन्होंने हैबिटस और कल्चरल कैपिटल को समाज में असमानता को समझाने के लिए बताया है पीरे बोर्डू ने। एक जरूरी सूचना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का और फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एनटीए नेट सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं टेस्ट लगा के। और जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन की हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अपने आप को चेक ज़रूर करें। स्ट्रक्चरल थ्योरी विच अटेम्प्ट टू रिकंसील सोशल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन एजेंसी वाज प्रपोज्ड बाय। संरचनाकरण सिद्धांत, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, जो सामाजिक संरचना और मानवीय एजेंसी के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एंथनी गिडेंस, जर्गन हेबरमास, अल्ड्रिच बेक, मैनुअल कैसल्स। आंसर एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी का जो सिद्धांत दिया इन्होंने कि दो स्ट्रक्चर और एजेंसी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, स्ट्रक्चर और एजेंसी। और जो स्ट्रक्चर होती है वो एक्शन को निर्देशित करती है और जो एक्शन जो होते हैं वो संरचना का निर्माण जो होता है वो रिप्रोडक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर को कौन बनाता है? एजेंसी बनाती है। एजेंसी कौन है? एक्टर, जो करता होता है, जो करता है वो संरचना को बनाता है। संरचना को कैसे बनाता है? जैसे कोई समूह है, किसी प्रैक्टिस को करते हैं, वो उनकी मूल्य या प्रथा बन जाती है, धीरे धीरे वो फिर बड़े लेवल पे होने लगती है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वो एक समाज की संरचना बन जाती है। अब जो आगे की जो जनरेशन होगी उसको यही जो संरचना बन गई है, ये संरचना उसको निर्देशित करती है। उस जो एजेंसी है, एक्टर, आगे का जो एक्टर होगा उसको निर्देशित करती है, ये संरचना निर्देशित करती है। और इसको बनाया किसी ने? एजेंसी ने ही बनाया। एजेंसी क्या है? एक्टर। तो ये एक दूसरे की पूरक हैं। एंथनी गिडेन समझाते हैं कि जो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है वो उसमें स्ट्रक्चर और एजेंसी दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Who coined the term liquid modernity to describe contemporary society? समकालीन समाज का वर्णन करने के लिए तरल आधुनिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जगमेंट बॉउमैन, ऑल्ड्रिच बेक,
डेविड हार्वे, जीन फ्रंकस लोटार्ड। आंसर फर्स्ट, जगमेंट बॉमन। जगमेंट बॉमन ने वर्तमान युग को लिक्विड मॉडर्निटी कहा है कि ये तरल आधुनिकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सॉलिड या परमानेंट नहीं रहता, क्योंकि जो रिश्ते हैं, रोजगार, संस्थाएं, ये सब धीरे धीरे बदलते रहते हैं, इनका आकार जो है वो लगातार बदलता रहता है, इसलिए इन्होंने इसको वर्तमान युग को लिक्विड मॉडर्निटी कहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज इज अ की थीम इन द वर्क ऑफ। शक्ति और ज्ञान के बीच जो संबंध है वो किसके कार्यों का प्रमुख विषय है? एंड एंटोनियो ग्राम्सी, मिशेल फुको, लुइस अल्थुजर, पीरे बोर्डू। आंसर बी, मिशेल फुको। मिशेल फुकाल्ट जो इनका मानना है कि पावर और जो नॉलेज है वो आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ज्ञान कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, यह हमेशा शक्ति को जो शक्ति संबंध होते हैं उनको लेजिटिमाइज करता है, उनको वैध बनाता है। किसके माध्यम से? डिस्कोर्स, विचार विमर्श के माध्यम से समाज पे नियंत्रण करता है। तो जो ज्ञान है वो शक्ति को वैध बनाता है और डिस्कोर्स के माध्यम से बनाता है। When an individual experiences conflicting demands from two or more distinct roles they hold, it is termed as। जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा निभाई जाने वाली दो या अधिक अलग अलग भूमिकाओं से परस्पर विरोधी मांगों का अनुभव करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब दो अलग अलग भूमिकाएं, एक ही व्यक्ति है उसको दो अलग अलग भूमिकाएं निभानी होती हैं, तो वो मांग कर रही हैं, तो वो किस तरह की भूमिका होगी? रोल स्ट्रेन, रोल कन्फ्लिक्ट, रोल डिस्टेंस, रोल सेट। आंसर रोल कन्फ्लिक्ट। जब दो अलग अलग भूमिकाएं, एक व्यक्ति है उसको दो अलग अलग भूमिका निभानी है, तो वो उन दोनों भूमिकाओं के बीच में फंस जाता है, तो वो क्या कहलाती है? रोल कन्फ्लिक्ट। जैसे ये माँ है, तो माँ एक, ये इसका बच्चा है और इसकी ये माँ भी है और साथ में ये पुलिस अधिकारी है, तो ये पुलिस अधिकारी के रूप में इसको, इस बच्चे को गिरफ्तार करना है, इस लड़के को गिरफ्तार करना है, तो वो कौन सा फर्ज निभाए? माँ का निभाए या पुलिस अधिकारी का? तो इस दोनों रोल में वो, इसमें कन्फ्लिक्ट आता है, संघर्ष आता है, तो उसको रोल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। रोल स्ट्रेन होता है जब एक ही भूमिका के भीतर जो तनाव आ जाता है, जैसे कोई एक रोल, व्यक्ति को एक ही रोल मिला, जैसे डॉक्टर का रोल है, तो उसमें उनके पेशे से संबंधित उसको जो उस समय बहुत सारे रोल निभाने होते हैं, उसी भूमिका से संबंधित वो रोल स्ट्रेन होगा। The subaltern studies project in Indian sociology and history is most closely associated with। भारतीय समाजशास्त्र और इतिहास में सबाल्टर्न स्टडीज परियोजना सबसे करीब से किससे जुड़ी है? ए आर देसाई, रंजीत गुहा, बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्डिमैन। आंसर इसका सेकंड है, रंजीत गुहा। रंजीत गुहा ने जो सबाल्टर्न स्टडीज की शुरुआत की, ये जो एलिट होता है, एलिट वर्ग, उस दृष्टिकोण को नकारते हैं, जो मुख्य धारा में आते हैं, अपर में आते हैं, उसको वो निकालते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास को अगर समझना है, देखना है, तो किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, जो दलित हैं, उनके नज़रिए से हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का कंसेप्ट दिया है कि हिस्ट्री देखनी है तो नीचे से देखो। वो एलिट को निकालते हैं और हिस्ट्री नीचे से देखने के लिए कहते हैं, किसानों और मजदूरों, आदिवासियों से देखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन इंडिया इन इंडियन रूरल सोसाइटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा वो किसके द्वारा पेश की गई है? एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेते, दीपांकर गुप्ता। सेकंड, एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के जो रामपुरा गांव है उनका अध्ययन किया, उसमें डोमिनेंट कास्ट को देखते हैं। डोमिनेंट कास्ट की जो इन्होंने परिभाषा दी है कि उस जो कास्ट है वो संख्या में, उस एरिया, जैसे मान लो ये कोई गांव है, इस एरिया में कोई कास्ट है, इस कास्ट की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, इस कास्ट की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे इनके पास दूसरों के मुकाबले में भूमि भी अधिक है और राजनीतिक सत्ता में भी है, संख्या में भी ज़्यादा है, तो वो डोमिनेंट कास्ट कहलाती है।
Who argued that the Indian caste system is fundamentally based on the opposition of purity and pollution? किसने तर्क दिया कि भारतीय जाति व्यवस्था मौलिक रूप से पवित्रता और प्रदूषण के विरोध पर आधारित है? ऑप्शन दिया है, आप भी इसका आंसर, इसको वीडियो को पॉज करके आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। जीएस गुरे, लुइस डुमंट, इरावती करबे, एम शाह। आंसर है इसका सेकंड, लुइस डुमंट। लुइस डुमंट ने होमो हायरार्कीज में, इन्होंने होमो हायरार्कीज लिखी, उसमें जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है। इनका तर्क है कि जो कास्ट सिस्टम है उसका मूल जो आइडियोलॉजी है, उसका जो मूल विचार है वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन से है। जैसे धार्मिक जो सिद्धांत है, जो ब्राह्मण होते हैं वो पवित्र हैं, वो ऊपर आ गए, और जो अछूत हैं वो प्रदूषित रहते हैं, वो नीचे जो रहते हैं वो पोल्यूशन, जो प्रदूषित होते हैं पोल्यूशन, वो अछूत हैं, शूद्र की श्रेणी में आ गए। लुइस डुमंट इसको जो कास्ट सिस्टम है उसका जो मूल आइडिया है उसको कहते हैं कि वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे आधारित है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपका टेस्ट सीरीज का, एनटीए नेट सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज का लिंक दिया है, फ्री टेस्ट सीरीज भी है। आप इस टेस्ट सीरीज को लगाएं ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें कि आप कितना कर पा रहे हो। जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, आप उसको फिर से दोबारा से पढ़ें, दोबारा से टेस्ट लगाएं। अनलिमिटेड है, आप उसको लगा सकते हैं, 6 मंथ के लिए वैलिड है। थैंक यू।